अगर आज आपकी लाइफ में सब कुछ फेल हो रहा है, तो शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप हार रहे हैं। शायद प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी फेलियर का मतलब गलत समझ रहे हैं। एक बार इमेजिन कीजिए, आपने किसी गोल के लिए महीनों हार्ड वर्क की। आपने अपना टाइम लगाया, एनर्जी लगाई, शायद पैसा भी लगाया। आपको पूरा भरोसा था कि इस बार रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। आपका प्लान फेल हो गया और उस मोमेंट में दिमाग में एक ही थॉट आता है, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। फिर आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। वो मुझसे आगे निकल गया, उसकी लाइफ इतनी अच्छी कैसे है, मैं इतनी हार्ड वर्क करने के बाद भी पीछे क्यों हूं। और धीरे धीरे एक फेलियर सिर्फ एक घटना नहीं रहता, वो आपकी आइडेंटिटी बनने लगता है। आप कहते हैं आई फेल्ड से ज्यादा खतरनाक है आई एम अ फेलियर। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद आपकी फेलियर को देखने का पूरा नजरिया बदल दे। फेलियर आपका एनिमी नहीं है। फेलियर एक फीडबैक है, एक सिग्नल है, एक टीचर है। और कई बार आपकी फ्यूचर सक्सेस की फाउंडेशन भी वही फेलियर बनाता है जिसे आप आज अपनी सबसे बड़ी हार समझ रहे हैं। सोचिए माइकल जॉर्डन के बारे में, सोचिए जेके रोलिंग के बारे में, सोचिए उन एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स, क्रिएटर्स और ऑर्डिनरी लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी लाइफ में इतने सेटबैक्स देखे जितने शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उनकी कहानी सिर्फ उनकी सक्सेस की कहानी नहीं है, उनकी असली कहानी उन मोमेंट्स की है जब उन्हें लगा था क्या मुझे अब क्विट कर देना चाहिए। और यही सवाल शायद आज आपके सामने भी है। शायद आपका बिजनेस काम नहीं कर रहा, शायद आपका करियर वैसा नहीं जा रहा जैसा आपने सोचा था, शायद आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर रहा, शायद आपने कोई फाइनेंशियल मिस्टेक की है, शायद आपने किसी एग्जाम, रिलेशनशिप, अपॉर्चुनिटी या पर्सनल गोल में फेलियर देखा है। और अगर आप अभी सोच रहे हैं बस अब बहुत हो गया, शायद मुझे गिव अप कर देना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं बात करेंगे कि नेवर गिव अप, हम इससे कहीं डीपर जाएंगे। हम समझेंगे कि फेलियर हमारे ब्रेन को इतना पेनफुल क्यों लगता है, क्यों कुछ लोग एक फेलियर के बाद टूट जाते हैं जबकि कुछ लोग उसी फेलियर के बाद पहले से ज्यादा पावरफुल बनकर वापस आते हैं। हम सीखेंगे कि फेलियर को आइडेंटिटी नहीं, इंफॉर्मेशन की तरह कैसे देखना है, कैसे हर सेटबैक से लेसन निकालना है, कैसे फेलियर को एक सिस्टम में बदलना है, फेल टू लर्न टू अडेप्ट टू राइज, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे ये पहचानना है कि आपको सच में क्विट करना चाहिए या आप सिर्फ इसलिए क्विट करने वाले हैं क्योंकि रास्ता मुश्किल हो गया है। क्योंकि याद रखिए, एक फेल चैप्टर का मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी स्टोरी फेल हो गई। तो अगर आपकी लाइफ में अभी कोई फेलियर चल रहा है, रुकिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है जिस फेलियर से आप आज भागना चाहते हैं वही आपको उस इंसान में बदलने आया हो जिसे बनने की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। वेलकम टू लेवल अप हैबिट्स। अगर आप अपनी माइंडसेट, हैबिट्स, सक्सेस और पूरी लाइफ को स्टेप बाय स्टेप लेवल अप करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग आइडियाज की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू गिव अप, वॉच दिस, द रियल मीनिंग ऑफ फेलियर। चैप्टर 1, असफलता सफलता से ज्यादा दर्द क्यों देती है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के लिए पूरी हार्ड वर्क की हो, अपना टाइम दिया हो, एनर्जी लगाई हो, एक्सपेक्टेशंस रखी हो, और आखिर में रिजल्ट आपकी उम्मीद के बिल्कुल अपोजिट आया हो। आपने सोचा था कि इस बार सक्सेस मिलेगी, लेकिन मिला रिजेक्शन। आपने सोचा था कि लोग आपकी हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन किसी ने नोटिस तक नहीं किया। आपने सोचा था कि आपका प्लान काम करेगा, लेकिन सब कुछ फेल हो गया। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? कई बार एक छोटा सा फेलियर हमें अंदर से उतना हर्ट कर देता है जितनी 10 कॉम्प्लीमेंट्स हमें खुश नहीं कर पाती। किसी ने आपको 10 बार कहा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन एक व्यक्ति ने कह दिया तुमसे नहीं होगा, और हमारा दिमाग बाकी 10 पॉजिटिव बातें भूलकर उसी एक नेगेटिव बात को पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन नेचुरली सक्सेस से ज्यादा सर्वाइवल को प्रायोरिटी देता है। हमारे ब्रेन के लिए लॉस, रिजेक्शन, एम्बैरसमेंट और अनसर्टेनिटी सिर्फ इमोशंस नहीं है, ये पोटेंशियल थ्रेट्स है। इसीलिए जब हम फेल होते हैं तो हमारा ब्रेन सिर्फ ये कैलकुलेट नहीं करता कि मेरा रिजल्ट खराब आया, वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा सवाल पूछना शुरू कर देता है, इसका मेरे बारे में क्या मतलब है। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। मान लीजिए आपने एक बिजनेस शुरू किया और वो फेल हो गया। एक हेल्दी रिस्पॉन्स हो सकता है, ठीक है, बिजनेस मॉडल काम नहीं किया, मुझे समझना होगा कि गलती कहाँ हुई। लेकिन हमारा माइंड अक्सर इससे आगे चला जाता है, शायद मैं बिजनेस के लायक नहीं हूं। अगर एग्जाम में मार्क्स कम आए,
शायद मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। अगर इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला, शायद मैं किसी जॉब के लिए अच्छा कैंडिडेट नहीं हूं। अगर आपने कोई नया स्किल सीखने की कोशिश की और बार बार मिस्टेक्स हुई, शायद मैं कभी अच्छा नहीं बन पाऊंगा। ध्यान दीजिए, फेलियर हुआ एक इवेंट के रूप में, लेकिन हमने उसे अपनी आइडेंटिटी बना दिया। और यही रीजन है कि फेलियर इतना पेनफुल लगता है। हम सिर्फ रिजल्ट लूज नहीं कर रहे होते, हम अपने बारे में बनाई हुई एक उम्मीद भी लूज कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं, मैं सक्सेसफुल होना चाहता था, मैं दूसरों को प्रूव करना चाहता था, मैं चाहता था कि लोग मुझे कैपेबल समझें। और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ बाहर नहीं होती, वो अंदर जाकर सेल्फ डाउट बन जाती है। फिर एक और डेंजरस चीज शुरू होती है, फियर ऑफ फेलिंग अगेन। पहली बार फेल हुए, दर्द हुआ। दूसरी बार कोशिश करने से पहले ब्रेन कहता है अगर फिर फेल हो गया तो। फिर हम कोशिश पोस्टपोन करते हैं, फिर एक्शन कम हो जाता है, फिर प्रोग्रेस रुक जाती है और धीरे धीरे एक साइकिल बन जाती है, फियर टू अवॉइडेंस टू नो एक्शन टू नो ग्रोथ। यानी जिस फेलियर से हम बचना चाहते थे, उसी के डर की वजह से हम ग्रोथ का मौका भी खो देते हैं। और ये साइकिल बहुत सटल होती है। आप खुद से कहते हैं मैं अभी रेडी नहीं हूं, थोड़ा और सीख लेने दो, अगले महीने शुरू करूंगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब ट्राई करूंगा। लेकिन कई बार ये प्रिपरेशन नहीं होती, ये फियर का सोफिस्टिकेटेड वर्जन होता है। क्योंकि सच ये है कि कॉन्फिडेंस हमेशा एक्शन से पहले नहीं आता। कई बार कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद बनता है। जब आप कोशिश करते हैं, गलती करते हैं, फेल होते हैं, फिर समझते हैं कि क्या गलत हुआ, फिर दोबारा कोशिश करते हैं और धीरे धीरे आपका ब्रेन सीखता है फेलियर हुआ, लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ। यही रियलाइजेशन बहुत पावरफुल है, क्योंकि शायद फेलियर का सबसे बड़ा डर फेलियर इटसेल्फ नहीं है। सबसे बड़ा डर है अगर मैं फेल हुआ तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, क्या मैं फिर से उठ पाऊंगा। लेकिन अब एक मोमेंट के लिए पर्सपेक्टिव बदल कर देखिए, क्या होगा अगर फेलियर ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको हमेशा बचना चाहिए। क्या होगा अगर फेलियर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या होगा अगर रिजेक्शन आपको बता रहा है कि क्या इंप्रूव करना है, क्या होगा अगर मिस्टेक्स आपको वो नॉलेज दे रही हैं जो सक्सेस कभी नहीं दे सकती। और सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इफ फेलियर इजंट समथिंग यू शुड अवॉइड बट समथिंग यू शुड लर्न टू यूज। यहीं से फेलियर को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। लेकिन उससे पहले हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना होगा, क्योंकि जब हम फेल होते हैं तो सबसे बड़ी गलती सिर्फ ये नहीं होती कि हम फेलियर से डरते हैं, हम उससे भी ज्यादा डेंजरस गलती करते हैं। हम फेलियर को अपने नाम के साथ जोड़ देते हैं। हम कहते हैं आई फेल्ड से धीरे धीरे आई एम अ फेलियर। और इन दोनों सेंटेंसेस के बीच सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस नहीं है, इनके बीच आपकी पूरी माइंडसेट छिपी हुई है। क्योंकि अगर आप मानते हैं कि आप फेल हुए हैं तो आप इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप ही फेलियर हैं तो आपको लगता है कि बदलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इसलिए अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोई अटेम्प्ट फेल होता है तो हम उस फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बनने से कैसे रोकें। क्योंकि जिस दिन आप समझ जाएंगे कि फेलियर एक घटना है, आपकी आइडेंटिटी नहीं, उसी दिन फेलियर आपको तोड़ना बंद करके आपको सिखाना शुरू कर देगा। और शायद यही वो माइंडसेट शिफ्ट है जो एक डिसअपॉइंटेड इंसान को धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्गर इंसान में बदलता है। चैप्टर 2, असफलता एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। पिछले चैप्टर में हमने समझा कि फेलियर हमें इतना हर्ट क्यों करता है, लेकिन अब एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जब हम फेल होते हैं तो हम अपने बारे में क्या मानने लगते हैं। एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है इन दो सेंटेंसेस में, आई फेल्ड और आई एम अ फेलियर। सुनने में दोनों ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली इनके बीच जमीन आसमान का डिफरेंस है। आई फेल्ड सिर्फ एक घटना को डिस्क्राइब करता है, लेकिन आई एम अ फेलियर आपकी पूरी आइडेंटिटी को डिफाइन करने लगता है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। मान लीजिए आपने एक एग्जाम दिया और मार्क्स आपकी उम्मीद से बहुत कम आए। आप कह सकते हैं इस बार मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, या फिर आप कह सकते हैं मैं इंटेलिजेंट ही नहीं हूं। पहला स्टेटमेंट आपको सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है, दूसरा स्टेटमेंट आपको खुद के खिलाफ खड़ा कर देता है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम प्रिपरेशन में है तो प्रिपरेशन इंप्रूव की जा सकती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम आप ही है तो फिर आपको लगता है कि कुछ बदलने वाला नहीं है। यही चीज बिजनेस में होती है। किसी ने बिजनेस शुरू किया, प्रोडक्ट अच्छा था लेकिन कस्टमर्स नहीं मिले, मार्केटिंग गलत थी, प्राइसिंग गलत थी, मार्केट टाइमिंग गलत थी, बिजनेस बंद हो गया। अब दो तरीके हैं इसे देखने के, पहला माई बिजनेस फेल्ड, दूसरा आई एम अ फेल्ड एंटरप्रेन्योर। पहले स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी बची हुई है,
दूसरे स्टेटमेंट में आपने खुद पर फाइनल जजमेंट दे दिया। और यही डिफरेंस ट्रेडिंग में भी दिखाई देता है। एक ट्रेडर को लॉस हुआ, अगर वो कहता है मेरी रिस्क मैनेजमेंट खराब थी, तो वो इंप्रूव कर सकता है। लेकिन अगर वो कहता है मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं, तो वो शायद उस एक लॉस को अपनी पूरी एबिलिटी का प्रूफ मान लेता है। एक रिजेक्टेड जॉब एप्लीकेशन को देखिए। आपको किसी कंपनी ने रिजेक्ट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनएम्प्लॉयबल हैं। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर रोल के लिए सही फिट नहीं था, हो सकता है इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, हो सकता है किसी दूसरे कैंडिडेट का प्रोफाइल उस समय ज्यादा रेलेवेंट था। एक रिजेक्शन आपकी पूरी प्रोफेशनल वैल्यू डिसाइड नहीं करता। और यही बात YouTube पर भी लागू होती है। आपने एक वीडियो बनाई, आपने आवर्स लगाए, स्क्रिप्ट लिखी, एडिटिंग की, थंबनेल बनाया और फिर व्यूज नहीं आए। अब आप दो चीजों में से एक कर सकते हैं। आप कह सकते हैं दिस वीडियो डिडंट वर्क या आई एम अ फेल्ड क्रिएटर। पहला स्टेटमेंट एनालिसिस की शुरुआत है, दूसरा स्टेटमेंट क्विटिंग की शुरुआत बन सकता है। हमारा ब्रेन अक्सर एक नेगेटिव इवेंट को लेकर उसे परमानेंट आइडेंटिटी में बदल देता है। साइकोलॉजी में इसे आइडेंटिटी लेबलिंग के रूप में समझा जा सकता है। एक घटना हुई और हमने उस घटना को अपने नाम के साथ जोड़ दिया। मैं लेजी हूं, मैं अनलकी हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं बिजनेस माइंडेड नहीं हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान दीजिए, इनमें से ज्यादातर स्टेटमेंट्स परमानेंट नहीं है। आप लेजी हो सकते हैं किसी फेज में, आप डिसिप्लिन नहीं हो सकते किसी पर्टिकुलर हैबिट में, आप किसी स्किल में वीक हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा वैसे ही रहेंगे। और यही एक सिंपल लेकिन पावरफुल लैंग्वेज शिफ्ट आपकी पूरी थिंकिंग बदल सकता है। जब आपका माइंड कहे आई कांट डू दिस, तो उसे बदल कर कहिए माई करंट अप्रोच इजंट वर्किंग। डिफरेंस देख रहे हैं? पहले सेंटेंस में डोर बंद हो जाता है, दूसरे सेंटेंस में एक नया क्वेश्चन पैदा होता है। तो फिर कौन सा अप्रोच काम कर सकता है? यही साइकोलॉजिकल डिस्टेंस आपको इमोशन से बाहर निकालकर प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में लाती है। अब आप खुद को जज करने के बजाय सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू करते हैं। आप पूछते हैं क्या मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी? क्या मेरी प्रिपरेशन कम थी? क्या मुझे ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए? क्या मुझे किसी एक्सपर्ट से फीडबैक लेना चाहिए? क्या मुझे अपना मेथड बदलना चाहिए? और जैसे ही ये क्वेश्चंस शुरू होते हैं, इंप्रूवमेंट शुरू हो जाती है। इसलिए अगली बार जब आप फेल हो तो खुद को लेबल मत कीजिए। आपका रिजल्ट खराब हो सकता है, आपकी स्ट्रैटेजी गलत हो सकती है, आपका डिसीजन गलत हो सकता है, आपका एग्जीक्यूशन कमजोर हो सकता है, लेकिन इन चीजों में से कोई भी आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। याद रखिए, यू आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर लास्ट अटेम्प्ट, यू आर द पर्सन हु डिसाइड्स व्हाट टू डू विद दैट रिजल्ट। आपकी लास्ट मिस्टेक आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, आप उसके बाद क्या करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, अगर फेलियर आपकी आइडेंटिटी नहीं है तो फिर फेलियर आखिर है क्या? अगर वो ये प्रूव नहीं करता कि आप इनकैपेबल हैं, तो वो आपको क्या बताने आया है? यहीं से हम फेलियर को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखना शुरू करेंगे, क्योंकि शायद फेलियर का असली काम आपको जज करना नहीं है, शायद उसका काम आपको इन्फॉर्मेशन देना है। और जब आप फेलियर को पनिशमेंट की तरह नहीं बल्कि फीडबैक की तरह देखना शुरू करते हैं, तब आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स भी आपकी सबसे वैल्यूएबल टीचर्स बन सकती है। चैप्टर 3, असफलता का छिपा हुआ उद्देश्य, ये बताती है कि क्या काम नहीं कर रहा। अब तक हमने दो इंपॉर्टेंट बातें समझी। पहली, फेलियर हमें इसलिए हर्ट करता है क्योंकि हमारा ब्रेन उसे सिर्फ एक खराब रिजल्ट नहीं बल्कि एक पॉसिबल थ्रेट की तरह देखता है। और दूसरी, फेलियर आपकी आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन अब एक और पावरफुल आइडिया समझिए, फेलियर फीडबैक। हाँ, वही फेलियर जिसे हम अक्सर अपनी कमजोरी समझते हैं, कई बार वही हमें सबसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। सोचिए, अगर आप किसी नए रास्ते पर जा रहे हैं और अचानक एक साइन बोर्ड आपको बताता है कि आगे का रास्ता बंद है, तो क्या आप उस साइन बोर्ड से नाराज होंगे? शायद नहीं, क्योंकि उस साइन बोर्ड ने आपको रोकने के लिए नहीं, गलत रास्ते पर आगे जाने से बचाने के लिए इंफॉर्मेशन दी है। फेलियर भी कुछ ऐसा ही करता है। हर फेल्ड अटेम्प्ट आपको कुछ बताता है। शायद आपकी स्ट्रैटेजी गलत थी, शायद टाइमिंग सही नहीं थी, शायद प्रिपरेशन पर्याप्त नहीं थी, शायद आपकी अजम्पशन गलत थी, शायद एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम थी, या शायद एनवायरनमेंट ही आपके गोल के लिए सपोर्टिव नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम फेलियर के बाद इंफॉर्मेशन खोजने के बजाय अक्सर ब्लेम खोजने लगते हैं। हम पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं ही बार बार फेल क्यों होता हूं? मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? और ये क्वेश्चंस हमें आगे नहीं ले जाते, क्योंकि इनका फोकस सोल्यूशन पर नहीं, फ्रस्ट्रेशन पर होता है। अब एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं।
मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि अब से आप रोज सुबह 5 बजे उठेंगे। पहले दिन अलार्म लगाया, सुबह अलार्म बजा, आपने स्नूज किया। दूसरे दिन भी वही, तीसरे दिन भी। एक हफ्ते बाद आपने कंक्लूड कर लिया, मेरे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है। लेकिन क्या सच में प्रॉब्लम डिसिप्लिन है? थोड़ा पीछे जाकर देखिए। आप रात को कितने बजे सोते हैं? अगर आप रात के 12 मिनट या 1 बजे सो रहे हैं और सुबह 5 बजे उठने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद प्रॉब्लम आपकी डिसिप्लिन नहीं है। शायद आपका स्लीप शेड्यूल गलत है। हो सकता है आपका फोन रात में आपके बेड के पास पड़ा हो। अलार्म बंद करने के बाद आप ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया खोल लेते हो सकता है आपने एक अनरियलिस्टिक गोल बनाया हो। शायद आपको सीधे 5 बजे उठने के बजाय पहले 6 बजे उठने की हैबिट बनानी चाहिए। अब देखिए डिफरेंस। पहले आप कह रहे थे, आई हैव नो डिसिप्लिन। अब आप पूछ रहे हैं, विच पार्ट ऑफ माई सिस्टम इज फेलिंग? और यही एक क्वेश्चन आपकी पूरी अप्रोच बदल देता है। आप फोन को दूसरे रूम में रख सकते हैं, स्लीप टाइम ग्रेजुअली एडजस्ट कर सकते हैं, अलार्म को बेड से दूर रख सकते हैं, मॉर्निंग रूटीन सिंपल बना सकते हैं और फिर दोबारा टेस्ट कर सकते हैं। अब फेलियर ने आपको ये नहीं बताया कि तुम लेजी हो, उसने आपको बताया तुम्हारा करंट सिस्टम काम नहीं कर रहा। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि अगर सिस्टम प्रॉब्लम है तो सिस्टम बदला जा सकता है। यही प्रिंसिपल हर एरिया ऑफ लाइफ में अप्लाई होता है। अगर आपका बिजनेस फेल हुआ तो पूछिए, क्या प्रोडक्ट गलत था? क्या कस्टमर रिसर्च कमजोर थी? क्या प्राइसिंग गलत थी? अगर एग्जाम में रिजल्ट खराब आया तो पूछिए, क्या प्रेपरेशन देर से शुरू हुई? क्या आपने सिर्फ पढ़ा लेकिन प्रैक्टिस नहीं की? क्या आपकी स्टडी टेक्निक इनफेक्टिव थी? अगर यूट्यूब वीडियो परफॉर्म नहीं हुई तो पूछिए, क्या टॉपिक वीक था? क्या ओपनिंग हुक बोरिंग था? क्या थंबनेल क्यूरियोसिटी क्रिएट नहीं कर रहा था? क्या ऑडियंस की एक्चुअल प्रॉब्लम को समझा नहीं गया? और अगर ट्रेडिंग में लॉस हुआ तो सिर्फ ये मत कहिए, मार्केट खराब था। पूछिए, क्या एंट्री रूल फॉलो किया था? क्या रिस्क बहुत ज्यादा था? क्या इमोशन ने डिसीजन इन्फ्लुएंस किया? क्या स्ट्रैटेजी को पर्याप्त डेटा पर टेस्ट किया था? ध्यान दीजिए, जब आप फेलियर को पर्सनल बनाते हैं तो आपका ब्रेन डिफेंस मोड में चला जाता है, लेकिन जब आप फेलियर को फीडबैक मानते हैं तो आपका ब्रेन लर्निंग मोड में चला जाता है। और यही ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसलिए अगली बार जब कुछ फेल हो तो तुरंत ये मत पूछिए, व्हाई एम आई फेलिंग? इसके बजाय पूछिए, व्हाट इज दिस फेलियर ट्राइंग टू टीच मी? शायद ये आपको बता रहा है कि आपको स्ट्रैटेजी बदलनी है, शायद टाइमिंग बदलनी है, शायद प्रेपरेशन बढ़ानी है, शायद एनवायरनमेंट बदलना है, या शायद सिर्फ अप्रोच बदलनी है। फेलियर का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपको गोल छोड़ देना चाहिए। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको गोल तक पहुंचने का तरीका बदलना चाहिए। और यही वजह है कि फेलियर को सिर्फ नेगेटिव इवेंट मानना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि एक फेलियर आपको 2 चीजें दे सकता है, एक डिसअपॉइंटमेंट या एक लेसन। और आप इनमें से क्या लेकर आगे बढ़ते हैं, ये आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है। याद रखिए, फेलियर बिकम्स वैल्यूएबल ओनली व्हेन यू एक्सट्रैक्ट द लेसन हिडन इनसाइड इट। क्योंकि बिना लर्निंग के फेलियर सिर्फ पेन है, लेकिन लर्निंग के साथ वही फेलियर एक्सपीरियंस बन जाता है, और एक्सपीरियंस धीरे धीरे बेटर जजमेंट में बदलता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर कोई इंसान लगातार कोशिश करता रहे, हर फेलियर से एक लेसन निकाले, अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट करे और फिर दोबारा अटेम्प्ट करे, तो कुछ साल बाद वो कहां पहुंच सकता है? शायद यही वो जगह है जहां सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों की जर्नी अलग होने लगती है। क्योंकि सक्सेसफुल लोग फेलियर से इम्यून नहीं होते, वे फेलियर को डिफरेंटली प्रोसेस करते हैं। वे ज्यादा बार कोशिश करते हैं, ज्यादा फीडबैक लेते हैं और अपने अप्रोच को लगातार इंप्रूव करते रहते हैं। और अब सवाल ये नहीं रह जाता कि सक्सेसफुल लोग फेल होते हैं या नहीं। असल सवाल है, वे कितनी बार फेल हुए और हर फेलियर के बाद उन्होंने क्या सीखा। क्योंकि जब आप सक्सेसफुल लोगों की जर्नी को सिर्फ उनकी सक्सेस से नहीं, बल्कि उनके फेलियर से देखना शुरू करेंगे, तो आपको सक्सेस की पूरी डेफिनेशन ही थोड़ी अलग दिखाई देने लगेगी। और यहीं से हमें उन लोगों की तरफ देखना होगा जिन्होंने दुनिया बदलने से पहले खुद कितनी बार रिजेक्शन, मिस्टेक्स और फेलियर का सामना किया था। चैप्टर 4, सफल लोग बाकी लोगों से ज्यादा असफल क्यों होते हैं। अब तक हमने समझा कि फेलियर सिर्फ एक खराब रिजल्ट नहीं है, ये फीडबैक है, ये इंफॉर्मेशन है। ये आपको बताता है कि आपकी करंट स्ट्रैटेजी, प्रेपरेशन या अप्रोच में कहाँ गैप है। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग बात पर ध्यान दीजिए। जब हम किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं तो हमें अक्सर लगता है कि शायद वो हमसे ज्यादा टैलेंटेड था, शायद उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा था, शायद उसके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज थी, शायद उसे सही टाइम पर सही चांस मिल गया। लेकिन सक्सेस की सरफेस के नीचे एक चीज अक्सर छिपी होती है, अटेम्प्ट्स, बहुत सारे अटेम्प्ट्स।
इतने अटेम्प्ट्स जिनके बारे में हमें शायद कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि दुनिया आपकी फाइनल सक्सेस को देखती है, लेकिन आपकी जर्नी के उन हंड्रेड्स ऑफ मोमेंट्स को नहीं देखती जब आपने कोशिश की थी और कुछ भी काम नहीं किया था। जेके रोलिंग इसका एक पावरफुल एग्जाम्पल है। जब उन्होंने हैरी पॉटर की पहली बुक लिखी तो उसे पब्लिश करवाना आसान नहीं था। उनकी मैन्युस्क्रिप्ट को कई पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया और आखिरकार ब्लूम्सबरी ने उसे पब्लिश करने का डिसीजन लिया। आज हम हैरी पॉटर की ग्लोबल सक्सेस देखते हैं, लेकिन उस सक्सेस से पहले रिजेक्शन का एक पूरा फेज था। अब माइकल जॉर्डन को देखिए, आज उन्हें बास्केटबॉल हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में गिना जाता है, लेकिन उनकी जर्नी भी ऐसी नहीं थी कि सब कुछ शुरुआत से परफेक्ट था। उन्होंने अपने करियर में काउंटलेस शॉट्स मिस किए, गेम्स लूज किए और लगातार प्रैक्टिस और इंप्रूवमेंट के प्रोसेस से गुजरे। ये एग्जांपल्स हमें एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। सक्सेसफुल पीपल फेलियर से अलग नहीं होते। उनमें एक बड़ा डिफरेंस ये होता है कि वे फेलियर को टॉलरेट करने और उसके बाद वापस अटेम्प्ट करने की ज्यादा कैपेसिटी डेवलप कर लेते हैं। एक सामान्य व्यक्ति शायद 2 या 3 फेलियर्स के बाद कहे, शायद ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है, ठीक है, ये अप्रोच काम नहीं कर रही, अब नेक्स्ट क्या ट्राई करूं? और यही डिफरेंस धीरे धीरे बहुत बड़ा बन जाता है, क्योंकि अगर आप ज्यादा चीजें ट्राई करते हैं तो नेचुरली आप ज्यादा बार फेल भी होंगे। अगर कोई व्यक्ति कभी कुछ नया ट्राई नहीं करता तो उसके फेलियर्स कम हो सकते हैं, लेकिन उसकी ग्रोथ भी लिमिटेड रह सकती है। दूसरी तरफ जो व्यक्ति लगातार एक्सपेरिमेंट करता है वो ज्यादा मिस्टेक्स करेगा, लेकिन उसे ज्यादा फीडबैक भी मिलेगा और फीडबैक से वो बेटर डिसीजंस लेना शुरू करेगा। फिर बेटर डिसीजन से बेटर रिजल्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसे एक सिंपल इक्वेशन की तरह याद रखिए, मोर अटेम्प्ट्स टू मोर फीडबैक टू बेटर डिसीजंस टू बेटर रिजल्ट्स। यही प्रोसेस लर्निंग को कंपाउंड करती है। मान लीजिए 2 लोग एक ही स्किल सीखना शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति हर मिस्टेक से डरता है। वो सोचता है, अगर मैं गलत करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो कम कोशिश करता है। दूसरा व्यक्ति मिस्टेक्स को लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा मानता है। वो कोशिश करता है, फीडबैक लेता है, गलती सुधारता है, फिर दोबारा ट्राई करता है। शुरुआत में शायद दोनों के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम हो, लेकिन कुछ मंथ्स या ईयर्स बाद उनके बीच बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के पास सिर्फ नॉलेज नहीं है, उसके पास इटरेशंस है। उसने रियल सिचुएशंस में चीजों को टेस्ट किया है। उसने देखा है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। उसने अपने डिसीजंस को रिफाइन किया है और यही एक्सपीरियंस इवेंचुअली उसे दूसरों से अलग कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग है, हमें फेलियर को रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये कहना कि मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ इसलिए मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये सही नहीं है। फेलियर अपने आप में कोई अचीवमेंट नहीं है। अगर आप एक ही मिस्टेक बार बार करते हैं और हर बार वही रिजल्ट आता है तो सिर्फ ज्यादा फेलियर होना आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। लर्निंग फ्रॉम फेलियर इज इंप्रेसिव। अगर आपने मिस्टेक की और समझा कि गलती कहाँ हुई, वो प्रोग्रेस है। अगर आपने स्ट्रैटेजी बदली, वो प्रोग्रेस है। अगर आपने फीडबैक लिया, वो प्रोग्रेस है। अगर आपने अगली अटेम्प्ट में वही मिस्टेक रिपीट नहीं की, वो रियल ग्रोथ है। इसलिए सक्सेसफुल लोगों को सिर्फ उनकी फेलियर्स की संख्या से जज मत कीजिए, उनकी रिस्पॉन्स टू फेलियर देखिए। वे कितनी जल्दी रिकवर करते हैं, वे कितनी ऑनेस्टली अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करते हैं, वे कितनी जल्दी अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या वे अपनी फेलियर को आइडेंटिटी बनाते हैं या इंफॉर्मेशन। क्योंकि एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट आपको 2 रास्ते देता है। पहला रास्ता, मैं फेल हुआ इसलिए मैं क्विट करूंगा। दूसरा, मैं फेल हुआ इसलिए अब मुझे पता है कि क्या काम नहीं करता। और अगर आप दूसरा रास्ता चुनते हैं तो हर अटेम्प्ट आपको थोड़ा स्मार्टर बना सकता है, हर रिजेक्शन आपको थोड़ा शार्पर बना सकता है, हर मिस्टेक आपकी डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव कर सकती है, और हर सेटबैक आपको उस वर्जन के करीब ले जा सकता है जो उस गोल को अचीव करने के लिए कैपेबल है। इसलिए अगली बार किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखकर ये मत सोचिए, उसके पास टैलेंट था इसलिए वो सक्सेसफुल हुआ। इसके बजाय पूछिए, उसने कितनी बार कोशिश की होगी जब कोई उसे देख भी नहीं रहा था। क्योंकि सक्सेस की फाइनल पिक्चर अक्सर सिर्फ एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट दिखाती है, लेकिन उसके पीछे शायद हंड्रेड्स ऑफ अटेम्प्ट्स की इनविजिबल फाउंडेशन होती है। और यही बात सबसे ज्यादा पावरफुल है। यू डोंट बिकम सक्सेसफुल बिकॉज यू फेल, यू बिकम सक्सेसफुल बिकॉज यू रिफ्यूज टू वेस्ट द लेसन्स योर फेलियर्स गिव यू। अब अगर सक्सेसफुल लोग फेलियर से भागते नहीं बल्कि हर फेलियर से फीडबैक लेते हैं, तो अगला सवाल नेचुरली आता है, वास्तव में फेलियर के बाद करना क्या चाहिए। सिर्फ मोटिवेट होकर फिर से कोशिश करना काफी नहीं है। हमें एक ऐसा प्रोसेस चाहिए जो हर फेलियर को अगले अटेम्प्ट की स्ट्रेंथ में बदल सके। एक ऐसा सिंपल सिस्टम जिसमें आप फेल हो
लेकिन उसी जगह दोबारा न गिरे। और यही अगला स्टेप है। फेलियर को सिर्फ एक एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि एक रिपीटेबल लर्निंग प्रोसेस में बदलना। चैप्टर 5, फेलियर लूप। फेल टू लर्न टू अडेप्ट टू ट्राई अगेन। अब तक हमने समझा कि सक्सेसफुल लोग फेलियर से बचते नहीं हैं, वे फेलियर से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, फेलियर के बाद एक्चुअली करना क्या चाहिए? क्योंकि सिर्फ ये कहना कि फिर से कोशिश करो काफी नहीं है। अगर आप हर बार फेल होकर एग्जैक्टली वही चीज रिपीट करते रहे तो ये परसिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ रेपिटेशन है। और रेपिटेशन बिना लर्निंग के आपको सक्सेस के करीब नहीं ले जाती। इसलिए आज हम एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिस्टम समझेंगे, फेल टू लर्न टू अडेप्ट टू रिपीट। यही फेलियर को एक रैंडम पेनफुल एक्सपीरियंस से एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोसेस में बदल सकता है। सबसे पहले आता है फेल। इसका मतलब है जो हुआ उसे एक्सेप्ट करना। फेलियर के तुरंत बाद हमारा माइंड इमोशनल हो जाता है। हम एंग्री होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं, एम्बेरस्ड होते हैं, कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और इसी इमोशनल स्टेट में हम डिसीजंस लेने लगते हैं। सब छोड़ देता हूं, अब कभी नहीं करूंगा, मेरी किस्मत ही खराब है, दूसरे लोग लकी हैं। लेकिन फेलियर के तुरंत बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम रिएक्शन देना नहीं है, पॉज करना है, थोड़ा डिस्टेंस लेना है, इमोशन और फैक्ट को अलग करना है। क्योंकि इमोशन कह सकता है एवरीथिंग इज रूइंड, लेकिन फैक्ट शायद सिर्फ इतना हो, ये पर्टिकुलर अटेम्प्ट काम नहीं किया। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर आता है दूसरा स्टेप, लर्न। अब खुद से ऑनेस्टली पूछिए, व्हाट हैपेंड? एग्जैक्टली क्या हुआ? फिर पूछिए, व्हाट कॉज्ड इट? असल रीजन क्या था? फिर एक और पावरफुल क्वेश्चन, व्हाट वाज अंडर माय कंट्रोल और व्हाट वाजंट? ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम ऐसी चीजों के लिए खुद को ब्लेम करते हैं जो हमारे कंट्रोल में थी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कई बार हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन चीजों पर डाल देते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते थे। इसलिए फैक्ट्स के साथ बैठिए, इमोशन को थोड़ा साइड में रखिए और अपने फेलियर का मिनी पोस्टमार्टम कीजिए। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। बस अपने आप से पूछिए, क्या मैंने सही स्ट्रैटेजी यूज की? क्या मेरी प्रिपरेशन सफिशिएंट थी? क्या मैंने जल्दबाजी की? क्या मेरी अजम्पशन गलत थी? क्या मैंने किसी वार्निंग साइन को इग्नोर किया? क्या एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हुई? और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अगली बार क्या डिफरेंटली करूंगा? यही से आता है तीसरा स्टेप, अडैप्ट। क्योंकि लर्निंग तभी यूजफुल है जब वो आपके नेक्स्ट एक्शन को बदलती है। अगर आपने गलती आइडेंटिफाई कर ली लेकिन स्ट्रैटेजी वही रखी, तो आपने सिर्फ मिस्टेक को अंडरस्टैंड किया है, आपने उसे सॉल्व नहीं किया। मान लीजिए एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हुआ, उसने एनालाइज किया और पाया कि वो सिर्फ चैप्टर्स पढ़ता रहा लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं किए। अगर अगली बार भी वो वही करता है तो लर्निंग कहाँ हुई? लेकिन अगर वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलकर डेली प्रैक्टिस टेस्ट्स शुरू करता है, मिस्टेक्स एनालाइज करता है और वीक टॉपिक्स रिवाइज करता है, अब फेलियर यूजफुल बन गया। यही एडेप्टेशन है। और फिर आता है फोर्थ स्टेप, रिपीट। नई इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा कोशिश करना। लेकिन इस बार आप वही व्यक्ति नहीं हैं जिसने पहली बार अटेम्प्ट किया था। आपके पास नया एक्सपीरियंस है, नई इंफॉर्मेशन है, नई स्ट्रैटेजी है और शायद बेहतर जजमेंट भी है। यही रीजन है कि फेलियर को एक लूप की तरह देखना चाहिए, फेल टू लर्न टू अडेप्ट टू रिपीट। और इस प्रोसेस को इतना पावरफुल बनाने के लिए एक छोटी हैबिट डेवलप की जा सकती है, फेलियर जर्नल। जब भी कोई मीनिंगफुल फेलियर हो, उसे लिखिए, क्या हुआ, क्यों हुआ, मेरी गलती क्या थी, मेरे कंट्रोल में क्या था, मैंने क्या सीखा, अगली बार क्या बदलूंगा और अगला एक्शन क्या होगा। ये छोटा सा एक्सरसाइज आपके फेलियर्स को मेमोरी से निकालकर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग में बदल देता है। अब इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक ट्रेडर ने ट्रेड लिया और लॉस हो गया। एक इमोशनल रिस्पॉन्स हो सकता है, मार्केट ही रिग्ड है, मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हंट कर दिया, आज मार्केट खराब था। लेकिन इससे ट्रेडर ने क्या सीखा? लगभग कुछ नहीं। अब दूसरा ट्रेडर वही लॉस देखता है और कहता है, मैंने कंफर्मेशन के बिना एंट्री ली, मेरा रिस्क मेरी प्लान से ज्यादा था, मैंने अपने एंट्री रूल्स फॉलो नहीं किए, नेक्स्ट ट्रेड में मैं कंफर्मेशन का वेट करूंगा और अपनी रिस्क लिमिट के अंदर ही ट्रेड करूंगा। अब डिफरेंस देखिए, पहले ट्रेडर के लिए लॉस सिर्फ पेन है, दूसरे ट्रेडर के लिए लॉस फीडबैक है। और यही डिफरेंस लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्रिएट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर फेलियर के बाद खुद को ब्लेम करना है, नहीं, आपका गोल गिल्ट क्रिएट करना नहीं है, आपका गोल क्लैरिटी क्रिएट करना है। क्योंकि मिस्टेक के बाद खुद को पनिश करने से आप बेटर नहीं बनते, लेकिन मिस्टेक को अंडरस्टैंड करके सिस्टम इंप्रूव करने से आप बेहतर बनते हैं। और एक रूल याद रखिए,
डोंट मेक द सेम मिस्टेक ट्वाइस विदाउट लर्निंग फ्रॉम इट। एक बार मिस्टेक होना ह्यूमन है, लेकिन वही मिस्टेक दोबारा होने से पहले अगर आपने लेसन इग्नोर कर दिया तो प्रॉब्लम फेलियर नहीं रही, प्रॉब्लम लर्निंग की एब्सेंस है। इसलिए अगली बार जब कुछ फेल हो तो तुरंत खुद को जज मत कीजिए, रुकिए, एक्सेप्ट कीजिए, एनालाइज कीजिए, लर्न कीजिए, अडेप्ट कीजिए और फिर नई इंफॉर्मेशन के साथ वापस जाइए। क्योंकि रियल प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं कि आप कभी नहीं गिरेंगे। रियल प्रोग्रेस का मतलब है हर बार गिरने के बाद आप उसी जगह दोबारा गिरने की संभावना कम करते जाएं। लेकिन यहाँ एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, कई बार इंसान फेलियर की वजह से नहीं हारता, वो इसलिए हारता है क्योंकि वो बहुत जल्दी क्विट कर देता है। आपने एक बार कोशिश की, फेल हुए, दूसरी बार कोशिश की, फिर फेल हुए, तीसरी बार फ्रस्ट्रेशन आया और फिर आपका माइंड कहता है बस अब बहुत हो गया। लेकिन क्या होगा अगर आपकी प्रॉब्लम फेलियर नहीं, क्विटिंग टू सून है? क्योंकि शायद आप जिस मोमेंट को प्रूफ समझकर छोड़ने वाले हैं कि आप नहीं कर सकते, वही मोमेंट आपके लर्निंग प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। और अब हमें समझना होगा कि आखिर क्यों इतने लोग फेलियर के बाद नहीं बल्कि फेलियर के थोड़े समय बाद क्विट करके अपने सबसे बड़े अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। चैप्टर 6, असफलता के बाद सबसे बड़ी गलती, बहुत जल्दी हार मान लेना। कभी आपने नोटिस किया है कि किसी भी नए गोल की शुरुआत कितनी एक्साइटिंग होती है? पहले दिन मोटिवेशन हाई होता है, आपको लगता है अब सब बदल जाएगा। आप नया प्लान बनाते हैं, नई नोटबुक खरीदते हैं, अलार्म लगाते हैं, वर्कआउट शुरू करते हैं, बिजनेस आइडिया पर काम शुरू करते हैं या फिर कोई नया स्किल सीखना शुरू करते हैं। पहली कोशिश में एक्साइटमेंट होती है, दूसरी कोशिश में कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है, तीसरी कोशिश में फ्रस्ट्रेशन आने लगती है और जब वही प्रॉब्लम बार बार सामने आती है तो एक डेंजरस थॉट धीरे धीरे दिमाग में जगह बना लेता है, शायद मैं ये कर ही नहीं सकता। यहीं से बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या आप सच में फेल हुए हैं या आपने बस इनफ टाइम तक सीखने की कोशिश नहीं की? क्योंकि कई बार हम टेम्पररी डिफिकल्टी को परमानेंट इनएबिलिटी समझ लेते हैं। आपके सामने कोई नया स्किल है, आप पहली बार ट्राई करते हैं और स्ट्रगल करते हैं। आप कहते हैं ये बहुत हार्ड है, दूसरी बार भी मुश्किल आती है। आप सोचते हैं शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन यहाँ दो सेंटेंसेस के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है, दिस इज हार्ड और दिस इज इम्पॉसिबल। हार्ड और इम्पॉसिबल एक चीज नहीं है। अगर कोई चीज हार्ड है तो उसका मतलब हो सकता है कि आपको अभी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, आपको बेहतर स्ट्रैटेजी चाहिए, आपको ज्यादा टाइम चाहिए या आपको किसी ऐसे व्यक्ति से सीखने की जरूरत है जो उस रास्ते से पहले गुजर चुका है। लेकिन हमारा ब्रेन कई बार डिफिकल्टी को सिग्नल समझ लेता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए और यही वो पॉइंट है जहां ग्रिट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ग्रिट का मतलब सिर्फ स्टबर्न होकर एक ही चीज करते रहना नहीं है। ग्रिट का मतलब है आप डिफिकल्टी के बावजूद अपने मीनिंगफुल गोल के साथ बने रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप ब्लाइंडली वही मिस्टेक रिपीट करते रहें। अगर एक स्ट्रैटेजी 3 बार फेल हुई है और आपने कुछ भी चेंज नहीं किया तो चौथी बार वही स्ट्रैटेजी यूज करना परसिस्टेंस नहीं है, वो सिर्फ रेपिटेशन है। रियल परसिस्टेंस कुछ अलग है, परसिस्टेंस प्लस एडेप्टेशन प्रोग्रेस। आप गोल के प्रति कमिटेड रहते हैं लेकिन अप्रोच को फ्लेक्सिबल रखते हैं। मान लीजिए आपका गोल है फिटनेस इंप्रूव करना। आपने एक एक्सट्रीम डाइट शुरू की, 2 वीक्स बाद आप उसे मेंटेन नहीं कर पाए। अगर आप कहते हैं मैं डिसिप्लिन ही नहीं हूं, छोड़ देता हूं, तो आपने फेलियर को फाइनल डिसीजन बना दिया। लेकिन अगर आप पूछते हैं ये डाइट मेरे लाइफस्टाइल के लिए सस्टेनेबल क्यों नहीं थी, और फिर अप्रोच बदलते हैं, अब आप रियलिस्टिक मील्स प्लान करते हैं, स्लीप इंप्रूव करते हैं और छोटी हैबिट्स से शुरुआत करते हैं। गोल वही है लेकिन स्ट्रैटेजी बदल गई। यही ग्रोथ है, यही ग्रिड है। इसी तरह बिजनेस में भी होता है। पहला प्रोडक्ट फेल हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि एंटरप्रेन्योर को तुरंत एंटरप्रेन्योरशिप छोड़ देनी चाहिए। शायद प्रोडक्ट मार्केट फिट सही नहीं था, शायद टारगेट ऑडियंस गलत थी, शायद प्राइसिंग गलत थी, शायद मार्केटिंग वीक थी, शायद टाइमिंग गलत थी। फेलियर ने शायद सिर्फ ये बताया कि करंट अप्रोच काम नहीं कर रही। लेकिन अगर आप उस फीडबैक को इग्नोर करके बस फ्रस्ट्रेशन में क्विट कर देते हैं तो आप उस लेसन को यूज करने से पहले ही जर्नी खत्म कर देते हैं। और यही फ्रस्ट्रेशन फेज इतना डेंजरस है क्योंकि शुरुआत में मोटिवेशन आपको पुश करती है लेकिन कुछ समय बाद मोटिवेशन कम हो जाती है। अब आपको डिसिप्लिन चाहिए, फिर डिसिप्लिन के बाद पेशेंस चाहिए और पेशेंस के बाद एक और क्वालिटी चाहिए, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। यानी आज हार्ड वर्क करना,
बिना ये गारंटी पाए कि रिजल्ट तुरंत मिलेगा। हम इंस्टेंट रिजल्ट्स के इतने अकस्टम हो चुके हैं कि हमें लगता है अगर मैंने हार्ड वर्क की है तो रिजल्ट जल्दी क्यों नहीं आया। अगर मैंने एक महीने वर्कआउट किया है तो बॉडी क्यों नहीं बदली। अगर मैंने कुछ वीडियोस बनाई है तो चैनल क्यों नहीं ग्रो हुआ। अगर मैंने बिजनेस शुरू किया है तो प्रॉफिट क्यों नहीं आया। लेकिन ग्रोथ का प्रॉब्लम यही है, एफर्ट और रिजल्ट के बीच हमेशा इमीडिएट कनेक्शन नहीं होता। कई बार आप लंबे समय तक इनपुट देते हैं और आउटपुट दिखाई नहीं देता, और यही इनविजिबल फेज सबसे ज्यादा पेशेंस मांगता है। यही पर लोग दूसरों से कंपेयर करते हैं, उसका तो जल्दी हो गया, उसे अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसका बिजनेस चल गया, उसका चैनल ग्रो कर गया। लेकिन आप ये नहीं देखते कि उनकी जर्नी में कितने अटेम्प्ट्स, मिस्टेक्स और सेटबैक्स थे। आप सिर्फ रिजल्ट देखते हैं और अपनी स्ट्रगल से उसकी सक्सेस कंपेयर करते हैं। यही कंपैरिजन आपको प्रीमेच्योर क्विटिंग की तरफ धकेलता है। इसलिए जब अगली बार आपका प्रोसेस मुश्किल हो जाए, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये सच में इम्पॉसिबल है या मैं अभी अनकंफर्टेबल हूं। क्योंकि कई बार ग्रोथ का फीलिंग सक्सेस जैसा नहीं होता। ग्रोथ मेसी होती है, कंफ्यूजिंग होती है, स्लो होती है और कई बार फ्रस्ट्रेटिंग भी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। कभी कभी डिफिकल्टी इस बात का सिग्नल होती है कि आप कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो आपके पुराने वर्जन को नहीं आता था। आपको यह भी समझना होगा कि कब कंटिन्यू करना है और कब स्ट्रैटेजी बदलनी है। अगर प्रोग्रेस नहीं हो रही तो सिर्फ ज्यादा हार्ड वर्क मत कीजिए, बेटर फीडबैक लीजिए, अप्रोच बदलें, टाइमलाइन एडजस्ट करें, हेल्प लें, सिस्टम इंप्रूव करें। लेकिन सिर्फ इसलिए डेस्टिनेशन अबैंडन मत कीजिए क्योंकि रास्ता डिफिकल्ट हो गया है। क्योंकि कभी कभी हम गोल इसलिए नहीं छोड़ते कि वो गलत था, हम उसे इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि जर्नी हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कठिन निकली। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए याद रखिए, डोंट क्विट बिकॉज द प्रोसेस बिकेम डिफिकल्ट। चेंज योर स्ट्रैटेजी इफ नेसेसरी, बट डोंट ऑटोमेटिकली अबैंडन द डेस्टिनेशन। क्योंकि फेलियर के बाद उठना पावरफुल है, लेकिन फेलियर के बीच बने रहना और हर सेटबैक के साथ स्मार्टर बनते जाना, ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। अब एक और डीपर सवाल है, अगर हमें क्विट नहीं करना चाहिए तो फेलियर के बाद अपने माइंड को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम बाहर की सिचुएशन नहीं होती, प्रॉब्लम हमारे अपने क्वेश्चंस होते हैं। हम पूछते हैं, व्हाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों फेल हुआ। लेकिन अगर वही सवाल बदल जाए और उसकी जगह आए, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस, तो शायद वही फेलियर आपकी पूरी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। चैप्टर 7, व्हाई मी। पूछना बंद करो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। पूछना शुरू करो। जब लाइफ में कुछ गलत होता है तो हमारा पहला रिएक्शन अक्सर बहुत ऑटोमेटिक होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों फेल हुआ, दूसरों के साथ सब अच्छा क्यों हो रहा है और मेरे साथ ही प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। ये क्वेश्चंस नेचुरल है। किसी फेलियर के बाद फ्रस्ट्रेटेड होना नॉर्मल है, डिसअपॉइंटेड होना नॉर्मल है, कभी कभी एंग्री होना भी नॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इन्हीं क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। क्योंकि व्हाई मी आपको आंसर कम और ब्लेम ज्यादा देता है, और ब्लेम के साथ अक्सर एक फीलिंग आती है, मेरे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। अब इसी सिचुएशन को एक अलग क्वेश्चन से देखिए। फेलियर हुआ, आप खुद से पूछते हैं, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस। बस क्वेश्चन बदल गया, लेकिन इस छोटे से चेंज के साथ आपकी पूरी थिंकिंग बदल सकती है। पहला क्वेश्चन पूछता है, गलती किसकी है। दूसरा पूछता है, अब मैं क्या कर सकता हूं। और यही डिफरेंस विक्टिम माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच है। विक्टिम माइंडसेट का फोकस होता है ब्लेम, ग्रोथ माइंडसेट का फोकस होता है कंट्रोल। और यहाँ एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क काम आता है, कंट्रोल वर्सेस कंसर्न। अपने लाइफ में 2 सर्कल्स इमेजिन कीजिए। पहला सर्कल है कंट्रोल, इसमें वो चीजें आती हैं जिन पर आपका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, आपकी प्रिपरेशन, आपकी एफर्ट, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी हैबिट्स, आपका एटीट्यूड, आपकी प्रतिक्रिया, आप किससे एडवाइस लेते हैं, आप अपनी मिस्टेक्स के बाद क्या बदलते हैं। और दूसरा सर्कल है कंसर्न, इसमें वो चीजें आती हैं जिनके बारे में आप चिंता तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरे लोग क्या सोचेंगे, मार्केट क्या करेगा, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर का डिसीजन क्या होगा, कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं, यूट्यूब एल्गोरिदम आपकी वीडियो को कितना पुश करेगा, वेदर कैसा होगा, किसी दूसरे व्यक्ति का बिहेवियर क्या होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी बहुत सारी मेंटल एनर्जी उस सर्कल में खर्च करते हैं जिसे हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। एक ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वह अपनी रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है। एक स्टूडेंट एग्जाम का एग्जैक्ट पेपर कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपनी प्रिपरेशन कंट्रोल कर सकता है।
एक जॉब सीकर इंटरव्यूअर का फाइनल डिसीजन कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपना रिज्यूम, प्रेपरेशन और इंटरव्यू परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता है। एक क्रिएटर एल्गोरिदम को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन टॉपिक सिलेक्शन, हुक, थंबनेल, स्टोरी टेलिंग और कंसिस्टेंसी पर काम कर सकता है। यही माइंडसेट शिफ्ट फेलियर को साइकोलॉजिकली लाइटर बना देता है, क्योंकि अब आपका पूरा अटेंशन इस बात पर नहीं है कि क्या गलत हुआ। आपका अटेंशन इस पर है, अब मेरे कंट्रोल में क्या है। और यही क्वेश्चन आपको हेल्पलेसनेस से एक्शन की तरफ ले जाता है। मान लीजिए आपका बिजनेस फेल हो गया। आप कह सकते हैं कस्टमर्स को समझ ही नहीं है, मार्केट खराब है, मेरी लक खराब थी। या फिर आप पूछ सकते हैं क्या मैंने सही ऑडियंस चुनी थी, क्या मैंने कस्टमर की एक्चुअल प्रॉब्लम समझी थी, क्या मेरी प्राइसिंग सही थी, क्या मैंने पर्याप्त टेस्टिंग की थी, क्या मार्केटिंग इफेक्टिव थी। अब देखिए, आपने फेलियर का ब्लेम हटाकर लर्निंग निकालना शुरू कर दिया, और लर्निंग से नेक्स्ट एक्शन निकल सकता है। इसलिए अगली बार जब कुछ फेल हो, 4 क्वेश्चंस लिखिए। पहला, व्हाट वाज अंडर माय कंट्रोल। दूसरा, व्हाट वाजंट। तीसरा, व्हाट कैन आई इंप्रूव। और चौथा, व्हाट विल आई डू डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम। ये 4 क्वेश्चंस सिंपल लग सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें ऑनेस्टली यूज करना शुरू कर दें, तो सेटबैक्स को प्रोसेस करने का आपका तरीका बदल सकता है। क्योंकि फेलियर के बाद आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप प्रूव करें कि आप सही थे। आपका गोल होना चाहिए अगली बार बेहतर होना। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हर बिजनेस बचाए नहीं जा सकता, हर रिलेशनशिप वापस नहीं आ सकता, हर अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलती, हर गोल अचीव नहीं होता। लेकिन ऑलमोस्ट हर सेटबैक से आप कुछ सीख सकते हैं, और यही आपके कंट्रोल में है। आप रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन रिजल्ट के बाद अपनी रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकते हैं। आप रिजेक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन रिजेक्शन के बाद अपनी प्रेपरेशन इंप्रूव कर सकते हैं। आप लॉस कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव कर सकते हैं। आप दूसरों की ओपिनियन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सेल्फ वर्थ उनके ओपिनियन से अलग रखना सीख सकते हैं। और धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है, लाइफ में कंट्रोल का मतलब हर चीज को अपने हिसाब से चलाना नहीं है। कंट्रोल का मतलब है जो आपके हाथ में है उसमें अपना बेस्ट देना, और जो आपके हाथ में नहीं है उसके पीछे अपनी पूरी मेंटल एनर्जी वेस्ट ना करना। इसलिए आज के बाद जब भी कोई सेटबैक आए और आपके माइंड में आए व्हाई मी, तो खुद को रोकिए और क्वेश्चन बदल दीजिए, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस। क्योंकि पहला क्वेश्चन आपको पास्ट में अटका सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपको फ्यूचर की तरफ मूव करता है, और शायद यही ग्रोथ का सबसे पावरफुल सीक्रेट है। आपकी लाइफ में क्या हुआ ये हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं ये बहुत हद तक आपके हाथ में होता है। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ सेकंड्स के लिए अपने किसी सबसे बड़े फेलियर के बारे में सोचें, वो फेलियर जिसे याद करते ही आज भी डिसअपॉइंटमेंट महसूस होती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, व्हाट इज वन लेसन दिस फेलियर टॉट मी दैट सक्सेस कुड नेवर हैव टॉट मी। शायद उस फेलियर ने आपको पेशेंस सिखाया, शायद डिसिप्लिन, शायद लोगों को समझना, शायद मनी की वैल्यू, शायद अपने डिसीजंस पर भरोसा करना, या शायद उसने आपको ये सिखाया कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। क्योंकि कभी कभी सक्सेस हमें रिवॉर्ड देती है, लेकिन फेलियर हमें रिवील करती है। वो दिखाती है कि हम प्रेशर में कौन है, हमारी वीकनेसेस क्या है, और हमें आगे बढ़ने के लिए क्या बदलना है। लेकिन एक और चैलेंज बाकी है, क्योंकि फेलियर से सीखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फेलियर के बाद अपने कॉन्फिडेंस को बचाकर रखना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हर सेटबैक के बाद आपका सेल्फ बिलीफ टूटता गया, तो आप स्ट्रैटेजी तो बदलेंगे, लेकिन शायद अगली कोशिश करने का करेज ही नहीं बचेगा। और इसलिए अब हमें समझना होगा कि फेलियर के बाद कॉन्फिडेंस कैसे बचाया जाए, बिना खुद को झूठी पॉजिटिविटी दिए और बिना हर फेलियर को अपनी वर्थ का वर्डिक्ट बनाए। चैप्टर 8, असफल होकर भी अपना कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखें। फेलियर के बाद सबसे डेंजरस चीज हमेशा आपका रिजल्ट नहीं होता। कई बार असली नुकसान आपके कॉन्फिडेंस को होता है। एक फेलियर हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे आपका माइंड रिजल्ट से ज्यादा आपके बारे में कंक्लूजन्स निकालना शुरू कर देता है। शायद मैं इतना कैपेबल नहीं हूं, शायद बाकी लोग मुझसे बेहतर हैं, शायद मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। और यही फेलियर एक सिंपल सेटबैक से बढ़कर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन जाता है। क्योंकि फेलियर सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नहीं लाता, ये शेम, कंपैरिजन, सेल्फ डाउट, फियर ऑफ जजमेंट, ओवरथिंकिंग और परफेक्शनिज्म भी ट्रिगर कर सकता है। शेम आपको कहती है मैंने कुछ गलत किया नहीं, बल्कि मेरे अंदर ही कुछ गलत है। कंपैरिजन कहता है देखो बाकी लोग आगे निकल गए और मैं अभी भी यही हूं। सेल्फ डाउट कहता है शायद मैं कर ही नहीं सकता।
फियर ऑफ जजमेंट पूछता है, अगर लोगों को पता चला कि मैं फेल हो गया तो? और परफेक्शनिज्म आपको कहता है, अगर मैं परफेक्ट नहीं कर सकता तो कोशिश ही क्यों करूं? इन सब का कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे आप फेलियर से नहीं, फेलियर के बाद खुद को जज करने से डरने लगते हैं। और आज के टाइम में सोशल मीडिया इस प्रॉब्लम को और बड़ा बना देता है। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, किसी की सक्सेस दिखती है, लिंक्डइन खोलते हैं, किसी की प्रमोशन दिखती है, यूट्यूब खोलते हैं, किसी क्रिएटर के मिलियंस ऑफ व्यूज दिखते हैं, आप किसी एंटरप्रेन्योर को देखते हैं और लगता है कि उसकी बिजनेस जर्नी स्मूथ थी, लेकिन आपने उसकी रातें नहीं देखी, उसके रिजेक्टेड ईमेल्स नहीं देखे, उसके फेल्ड आइडियाज नहीं देखे, उसके डाउट्स नहीं देखे, उसके अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स नहीं देखे। आपने सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखा और फिर अपनी पूरी स्ट्रगल को उसके हाईलाइट रील से कंपेयर कर लिया। याद रखिए, यू आर कंपेयरिंग योर बिहाइंड द सीन्स विद समवन एल्सेस हाईलाइट रील, और ये कंपैरिजन हमेशा अनफेयर होगा, क्योंकि आप अपनी पूरी स्टोरी जानते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति की सिर्फ पब्लिक स्टोरी देखते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का तरीका भी बदलना होगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ आउटकम्स पर बेस्ड है, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत फ्रेजाइल होगा। आज आप जीत गए, कॉन्फिडेंस हाई, कल आप हार गए, कॉन्फिडेंस खत्म। आज वीडियो वायरल हो गई, आप खुद को जीनियस समझने लगते हैं, कल वीडियो फ्लॉप हो गई, आप सोचते हैं शायद आप क्रिएटर ही नहीं हैं। ये आउटकम बेस्ड कॉन्फिडेंस है, और इसमें प्रॉब्लम यही है कि आउटकम हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता। इसलिए कॉन्फिडेंस को प्रोसेस पर बिल्ड करना चाहिए। अपने आप से ये मत कहिए, आई एम सक्सेसफुल बिकॉज आई वन। इसके बजाय कहिए, आई ट्रस्ट माई सेल्फ बिकॉज आई नो आई कैन हैंडल सेटबैक्स। ये डिफरेंस बहुत पावरफुल है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट आपको रिजल्ट पर डिपेंडेंट बनाता है, दूसरा स्टेटमेंट आपको रेजिलियंस पर डिपेंडेंट बनाता है, और यही हमें एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट तक लेकर जाता है, सेल्फ एफिकेसी। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है आपको अपने अंदर ये बिलीफ होना कि चाहे सिचुएशन डिफिकल्ट हो, आप उसे हैंडल करने, सीखने और इम्प्रूव करने की एबिलिटी रखते हैं। सेल्फ एफिकेसी का मतलब ये नहीं है कि आपको हर बार कॉन्फिडेंस फील होगा। इसका मतलब यह है कि कॉन्फिडेंस कम होने के बावजूद आप एक्शन ले सकते हैं। आप फेल होंगे और फिर भी एनालाइज करेंगे, आप रिजेक्ट होंगे और फिर भी अप्लाई करेंगे, आप लॉस देखेंगे और फिर भी अपनी स्ट्रैटेजी रिव्यू करेंगे, आप क्रिटिसिज्म सुनेंगे और फिर भी डिसाइड करेंगे कि उसमें क्या यूजफुल है, आप मिस्टेक करेंगे और फिर भी सीखेंगे। यही रियल कॉन्फिडेंस है। रियल कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि आप खुद से कहें, मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। रियल कॉन्फिडेंस ये है कि आप खुद से कह सकें, अगर मैं फेल भी हुआ तो मैं फिगर आउट कर लूंगा कि नेक्स्ट क्या करना है। ये बिलीफ आपको अनस्टॉपेबल बनाता है, क्योंकि अब आपकी कॉन्फिडेंस सक्सेस की गारंटी पर डिपेंड नहीं करती, वो आपकी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड पर डिपेंड करती है। मान लीजिए आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं और फेल हो जाता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ इस बिलीफ पर था कि मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा, तो फेलियर के साथ कॉन्फिडेंस भी कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस इस बिलीफ पर था कि मैं मार्केट को समझ सकता हूं, मैं मिस्टेक्स एनालाइज कर सकता हूं, मैं फीडबैक ले सकता हूं, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकता हूं, मैं फिर से बिल्ड कर सकता हूं, तो बिजनेस फेलियर आपका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। शायद वो आपकी कॉन्फिडेंस को और मैच्योर बनाएगा, क्योंकि अब आपको पता है, मैं जीतने पर ही स्ट्रांग नहीं हूं, मैं हारने के बाद भी खड़ा रह सकता हूं। और यही माइंडसेट हर एरिया में काम करता है। एग्जाम में फेल हुए, आपकी इंटेलिजेंस खत्म नहीं हुई, जॉब रिजेक्ट हुई, आपकी पोटेंशियल खत्म नहीं हुई, बिजनेस फेल हुआ, आपकी क्रिएटिविटी खत्म नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ, आपकी लर्निंग एबिलिटी खत्म नहीं हुई, रिलेशनशिप टूट गया, आपकी वर्थ खत्म नहीं हुई, एक यूट्यूब वीडियो फ्लॉप हुई, आपकी क्रिएटिविटी खत्म नहीं हुई। एक रिजल्ट आपका पूरा आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। आपको अपने कॉन्फिडेंस का एक हिस्सा इस बात से लेना चाहिए कि आपने कितनी बार खुद को संभाला है। याद कीजिए, आपकी लाइफ में कितनी ऐसी सिचुएशंस आई जब आपको लगा था मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन आप निकले। शायद परफेक्ट तरीके से नहीं, शायद कुछ स्कार्स के साथ, लेकिन निकले। इसका मतलब आपके अंदर एक क्वालिटी पहले से मौजूद है, रिकवरी। और कॉन्फिडेंस का सबसे मजबूत फॉर्म यही है। आपको यह विश्वास नहीं चाहिए कि लाइफ हमेशा आपके हिसाब से चलेगी। आपको यह विश्वास चाहिए कि जब लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलेगी, तभी आप खुद को संभाल सकते हैं। इसलिए अगली बार फेलियर आए तो अपने कॉन्फिडेंस को बचाने के लिए रिजल्ट को डिफेंड मत कीजिए। अपने प्रोसेस को याद कीजिए, पूछिए, मैंने क्या सीखा, मैंने क्या इंप्रूव किया, मैंने क्या डिफरेंटली किया, और अब मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। क्योंकि
Confidence isn't the belief that you will always win. It's the belief that you can survive the loss and come back smarter. लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर हम फेलियर से इमोशनली टूटे बिना उसे प्रोसेस करना सीख जाए, अगर हम कॉन्फिडेंस को आउटकम की बजाय प्रोसेस पर बिल्ड कर लें, तो क्या हम फेलियर को सिर्फ सर्वाइव करने के बजाय उसे अपने एडवांटेज में बदल सकते हैं? क्या हम ऐसी सिस्टम बना सकते हैं जहां हर मिस्टेक हमें थोड़ा फास्टर, थोड़ा स्मार्टर और थोड़ा बेटर बनाए? क्योंकि अगला लेवल सिर्फ ये नहीं है कि आप फेलियर के बाद वापस उठें, अगला लेवल ये है कि आप अपने फेलियर्स को डेलिबरेटली यूज करके अपनी ग्रोथ की स्पीड बढ़ा दें। और यहीं से फेलियर एक सेटबैक नहीं रहता, एक ग्रोथ सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। चैप्टर 9, फेलियर को एक सिस्टम में बदलो, फेल फास्ट, लर्न फास्टर। अब तक हमने फेलियर को समझने की कोशिश की है। हमने देखा कि फेलियर हमें हर्ट क्यों करता है, हमने सीखा कि फेलियर हमारी आइडेंटिटी नहीं है, हमने समझा कि फेलियर फीडबैक हो सकता है, हमने ये भी देखा कि फेलियर के बाद क्विट करने के बजाय हमें लर्न, अडैप्ट और फिर ट्राई करना चाहिए। लेकिन अब हम एक स्टेप आगे जाएंगे, क्योंकि सिर्फ फेलियर से सीखना इनफ नहीं है। अगर आप रियल LY ग्रोथ चाहते हैं तो आपको ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो आपको दूसरों से फास्टर सीखने में मदद करे। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ हार्डर वर्क करना हमेशा सोल्यूशन नहीं होता। कई बार आपको ज्यादा हार्ड वर्क नहीं, बेटर फीडबैक चाहिए। मान लीजिए आप किसी गोल पर 6 महीने से काम कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा। आप कहते हैं मुझे और हार्ड वर्क करनी होगी, लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी ही गलत है तो आप गलत डायरेक्शन में बस ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं। इसलिए एडवांस्ड ग्रोथ का रूल है, वर्क हार्ड बट लर्न फास्टर। इसके लिए एक सिंपल प्रोसेस अपनाइए, एक्सपेरिमेंट टू मेजर टू एनालाइज टू एडजस्ट टू रिपीट। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, अपने गोल को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखिए। अपने आप से ये मत कहिए ये डेफिनेटली काम करेगा, इसके बजाय कहिए आई बिलीव दिस विल वर्क, लेट्स टेस्ट इट। ये छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट बहुत पावरफुल है, क्योंकि अब आपका ईगो रिजल्ट से अटैच नहीं होता। आप बस एक हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं। काम किया? ग्रेट। काम नहीं किया? इंटरेस्टिंग। अब पता है कि क्या नहीं काम करता। यही साइंटिफिक थिंकिंग है और यही अप्रोच पर्सनल ग्रोथ में भी काम करती है। मान लीजिए आप YouTube चैनल ग्रो करना चाहते हैं। एक वीडियो बनाइए, एक पर्टिकुलर हुक टेस्ट कीजिए, एक थंबनेल स्टाइल टेस्ट कीजिए, फिर रिजल्ट देखिए। अगर क्लिक थ्रू रेट अच्छा नहीं है तो थंबनेल या टाइटल बदलने की जरूरत हो सकती है। अगर लोग शुरुआत में वीडियो छोड़ रहे हैं तो शायद हुक वीक है। अब आप सिर्फ मेरी वीडियो नहीं चली नहीं कह रहे, आप डेटा देख रहे हैं और डेटा आपको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने में हेल्प कर रहा है। यही इटरेशन है। पहली अटेम्प्ट फाइनल आंसर नहीं है, वो सिर्फ वर्जन 1 है, फिर वर्जन 2, फिर वर्जन 3 और हर वर्जन पिछले वर्जन से थोड़ा बेटर। अब यही कॉन्सेप्ट बिजनेस में अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास कोई नया प्रोडक्ट आइडिया है तो पहले ही हजारों रुपए या लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के बजाय छोटे लेवल पर टेस्ट कर सकते हैं। क्या लोग इसे खरीदना चाहते हैं? क्या उन्हें एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? क्या वे इसके लिए पे करने को तैयार हैं? अगर आंसर नो है तो आपने एक छोटा फेलियर एक्सपीरियंस किया, लेकिन आपने पोटेंशियली एक बहुत बड़ा लॉस अवॉइड कर लिया। यानी स्मॉल फेलियर कैन प्रिवेंट अ मैसिव फेलियर। यही रीजन है कि फेलियर की कॉस्ट कम करना इतना इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सपेरिमेंट छोटा है तो फेलियर अफोर्डेबल है। अगर फीडबैक जल्दी मिल जाता है तो करेक्शन जल्दी हो जाता है, और अगर करेक्शन जल्दी हो जाता है तो आप गलत डायरेक्शन में बहुत दूर जाने से बच सकते हैं। फिटनेस में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। आप कोई नया वर्कआउट रूटीन शुरू करते हैं, आप ब्लाइंडली 6 महीने तक फॉलो करने के बजाय प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं। स्ट्रेंथ बढ़ रही है, एनर्जी कैसी है, रिकवरी कैसी है, स्लीप कैसी है। अगर रूटीन काम नहीं कर रही तो एडजस्ट कीजिए। लर्निंग में भी यही बात है। कई लोग घंटों वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और नोट्स बनाते हैं, लेकिन उन्होंने ये टेस्ट ही नहीं किया कि उन्हें वास्तव में कितना याद है। एक बेटर अप्रोच है, सीखिए फिर खुद को टेस्ट कीजिए। जो नहीं आता उसे आइडेंटिफाई कीजिए, फिर वापस सीखिए। यानी लर्न टू टेस्ट टू आइडेंटिफाई गैप टू इम्प्रूव। ट्रेडिंग में भी इसी तरह, कोई स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है तो तुरंत सिग्निफिकेंट कैपिटल रिस्क करने के बजाय पहले उसे हिस्टोरिकल डेटा पर बैक टेस्ट किया जा सकता है, फिर छोटे रिस्क के साथ वैलिडेट किया जा सकता है, फिर रिजल्ट्स एनालाइज किए जा सकते हैं। यहाँ गोल सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, गोल है इन्फॉर्मेशन। आप जानना चाहते हैं कि स्ट्रैटेजी किन कंडीशंस में काम करती है और किन कंडीशंस में फेल होती है। यही एडवांस्ड थिंकिंग है। आप फेलियर को अवॉइड नहीं कर रहे, आप फेलियर को कंट्रोल कर रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपने एक्सपेरिमेंट्स को अपनी आइडेंटिटी से मत जोड़िए। अगर आपने कोई बिजनेस आइडिया टेस्ट किया और वो फेल हो गया तो ये मत कहिए
मैं फेलियर हूं। कहिए दैट एक्सपेरिमेंट फेल्ड। अगर आपका थंबनेल काम नहीं कर पाया, दैट थंबनेल फेल्ड। अगर वर्कआउट रूटीन काम नहीं कर रही, दैट रूटीन इजंट वर्किंग फॉर मी। अगर स्टडी मेथड इफेक्टिव नहीं है, दैट मेथड इजंट प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट आई नीड। क्योंकि जब आइडेंटिटी एक्सपेरिमेंट से अलग रहती है तो आप ज्यादा ऑनेस्टली एनालाइज कर सकते हैं। आप अपने आइडिया को डिफेंड करने के बजाय उसे इंप्रूव कर सकते हैं। और यही हाई लेवल परफॉर्मर्स की एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। वे अपने ईगो को अपने मेथड से अलग रख सकते हैं। उनका एटीट्यूड होता है, आई कुड बी रॉन्ग, लेट्स फाइंड आउट। ये सेंटेंस बहुत पावरफुल है क्योंकि ग्रोथ वही शुरू होती है जहां ईगो थोड़ी देर के लिए पीछे हटती है। अब इस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर देखिए। एक्सपेरिमेंट, कुछ नया टेस्ट करो। मेजर, रिजल्ट को ट्रैक करो। एनालाइज, समझो कि क्या हुआ और क्यों हुआ। एडजस्ट, स्ट्रैटेजी बदलो। रिपीट, फिर टेस्ट करो। यही साइकिल आपको धीरे धीरे बेटर बनाती है। और यही रीजन है कि सक्सेसफुल पीपल सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते, वे इटरेशंस करते हैं। एक राइटर पहला ड्राफ्ट लिखता है, फिर एडिट करता है। एक एथलीट ट्रेनिंग करता है, फिर परफॉर्मेंस एनालाइज करता है। एक एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट लॉन्च करता है, फिर कस्टमर फीडबैक देखता है। एक क्रिएटर वीडियो पब्लिश करता है, फिर ऑडियंस बिहेवियर एनालाइज करता है। एक लर्नर खुद को टेस्ट करता है, फिर नॉलेज गैप्स भरता है। हर जगह सेम प्रिंसिपल है, ट्राई, मेजर, लर्न, इंप्रूव। और अब फेलियर का मीनिंग और इंटरेस्टिंग हो जाता है। आपका गोल ये नहीं है कि आपकी जर्नी में जीरो फेलियर्स हो, क्योंकि जीरो फेलियर का मतलब कई बार जीरो एक्सपेरिमेंटेशन भी हो सकता है। अगर आप हमेशा सेफ खेल रहे हैं तो शायद आप कुछ नया टेस्ट ही नहीं कर रहे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको केयरलेस होकर फेल करते रहना चाहिए। स्मार्ट ग्रोथ का मतलब है कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंट्स, फास्ट फीडबैक, कंटिन्यूअस इटरेशन। याद रखिए, द गोल इजंट टू अवॉइड फेलियर, द गोल इज टू मेक फेलियर चीपर, फास्टर एंड मोर यूजफुल। ये माइंडसेट आपकी पूरी अप्रोच बदल सकता है। अब फेलियर ऐसी चीज नहीं रहेगी जिससे आप डरेंगे। आप उसे एक सिग्नल की तरह देखेंगे, एक एक्सपेरिमेंट की तरह, एक फीडबैक मैकेनिज्म की तरह। और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी छोटी छोटी फेलियर्स आपको बड़ी मिस्टेक से बचा रही है। आप फास्टर सीख रहे हैं, बेटर डिसीजंस ले रहे हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को लगातार रिफाइन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आखिरी और सबसे डिफिकल्ट चैलेंज आता है। आप फेलियर को समझ सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं, कॉन्फिडेंस भी बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल रह जाता है, जब बार बार कोशिश करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आए, तब क्या? कब आपको कंटिन्यू करना चाहिए, कब स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए, और कब आपको वास्तव में ये डिसाइड करना चाहिए कि अब ये रास्ता छोड़ना सही है? क्योंकि अल्टीमेट गोल सिर्फ फेलियर से बचना या हर सिचुएशन में लगे रहना नहीं है। अल्टीमेट गोल है ऐसा माइंडसेट बनाना जो आपको गिरने के बाद भी उठने की कैपेसिटी दे। और यही हमें उस फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन तक ले जाता है जहां आप फेलियर को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी स्ट्रेंथ का ट्रेनिंग ग्राउंड बनाना शुरू करते हैं। चैप्टर 10, अनस्टॉपेबल माइंडसेट। अगर आपने क्विट करने से इनकार कर दिया तो याद कीजिए उस इंसान को जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी। वो थका हुआ है, उसने कोशिश की है, शायद एक बार नहीं, कई बार। उसने उम्मीद की थी कि इस बार चीजें बदलेंगी, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। और अब उसके माइंड में एक सवाल घूम रहा है, क्या मुझे अब क्विट कर देना चाहिए? शायद वो इंसान कोई और नहीं, आप हैं। शायद आपकी लाइफ में भी अभी कोई ऐसी चीज चल रही है जहां आपने बहुत एफर्ट दिया है, लेकिन रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आया। और अगर ऐसा है तो इस पूरे वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात शायद यही है, आपकी फेलियर आपकी आइडेंटिटी नहीं है। एक फेल्ड अटेम्प्ट ये प्रूव नहीं करता कि आप इनकेपेबल हैं। एक रिजेक्शन ये प्रूव नहीं करता कि आप वर्दी नहीं हैं। एक लॉस ये प्रूव नहीं करता कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। फेलियर सिर्फ ये बता सकता है कि कुछ काम नहीं किया। और अब आपके पास चॉइस है, आप उस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर सकते हैं या उसे अपने नेक्स्ट मूव की फाउंडेशन बना सकते हैं। हमने देखा कि फेलियर इंफॉर्मेशन देता है, फेलियर फीडबैक देता है, फेलियर आपकी वीकनेसेस दिखाता है, फेलियर आपकी स्ट्रैटेजी में गैप्स दिखाता है। और अगर आप उसे सही तरीके से प्रोसेस करें तो फेलियर आपकी रेजिलियंस भी बिल्ड करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको सिर्फ ये नहीं कहूंगा नेवर गिव अप, क्योंकि कभी कभी गिव अप करना भी सही डिसीजन हो सकता है। कभी आपको स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है, कभी टाइमलाइन बदलनी पड़ती है, कभी अप्रोच बदलनी पड़ती है, और कभी कभी गोल भी बदलना पड़ सकता है। अगर कोई रास्ता आपको लगातार कहीं नहीं ले जा रहा तो उसी रास्ते पर ब्लाइंडली चलते रहना कोई महानता नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग डेस्टिनेशन इसलिए नहीं छोड़ते
क्योंकि डेस्टिनेशन गलत है, वे इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि रास्ता डिफिकल्ट हो गया है। और इन दोनों चीजों के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए अपने आप से ऑनेस्टली पूछिए, क्या मुझे ये गोल सच में नहीं चाहिए, या मैं इसे इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। ये क्वेश्चन आपकी बहुत सारी डिसीजंस बदल सकता है, क्योंकि कई बार हम फेलियर को सिग्नल समझ लेते हैं कि हमें रुक जाना चाहिए, जबकि फेलियर सिर्फ ये सिग्नल दे रहा होता है कि तुम्हें कुछ बदलना होगा। शायद स्ट्रैटेजी, शायद माइंडसेट, शायद हैबिट्स, शायद एनवायरनमेंट, शायद टाइमलाइन, लेकिन जरूरी नहीं कि डेस्टिनेशन। यही वजह है कि अब तक हमने जो कुछ सीखा है उसे एक सिंपल प्रोसेस में समझ सकते हैं। फॉल टू रिफ्लेक्ट, टू लर्न, टू अडेप्ट, टू राइज। पहले गिरो, फिर रुककर देखो कि हुआ क्या, फिर लेसन निकालो, फिर अपनी स्ट्रैटेजी अडेप्ट करो, और फिर वापस उठो। और ध्यान दीजिए, राइज का मतलब ये नहीं कि अगली बार आप तुरंत जीत जाओगे। राइज का मतलब है कि आप वापस उस प्रोसेस में एंटर करते हैं, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा अवेयर होकर। पहले अटेम्प्ट में आपने सिर्फ कोशिश की थी, दूसरे अटेम्प्ट में आपके पास एक्सपीरियंस है, तीसरे में फीडबैक है, चौथे में बेटर जजमेंट है, और धीरे धीरे आप सिर्फ गोल के करीब नहीं जा रहे होते, आप खुद भी उस गोल के योग्य व्यक्ति में बदल रहे होते हैं। यही फेलियर का हिडन ट्रांसफॉर्मेशन है। कई बार हमें लगता है कि हमें सक्सेस चाहिए, लेकिन सक्सेस पाने के लिए जिस वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स की जरूरत है उसे बनाने का प्रोसेस फेलियर के थ्रू ही आता है। अगर आप इम्पेशेंट हैं तो सेटबैक्स आपको पेशेंस सिखा सकते हैं। अगर आप केयरलेस हैं तो मिस्टेक्स आपको अटेंशन टू डिटेल सिखा सकती है। अगर आप जल्दी क्विट करते हैं तो डिफिकल्ट फेजेस आपको रेजिलियंस सिखा सकते हैं। अगर आप दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करते हैं तो रिजेक्शन आपको सेल्फ बिलीफ सिखा सकता है। और अगर आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो फेलियर आपको एक्सेप्टेंस सिखा सकता है। इसलिए शायद आपकी करंट फेलियर सिर्फ एक ऑब्स्टिकल नहीं है, शायद ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, एक ऐसी जगह जहां आपका फ्यूचर वर्जन तैयार हो रहा है। और शायद यही इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है। आपको फेलियर से बचकर सक्सेसफुल नहीं बनना है, आपको फेलियर से सीखते हुए सक्सेसफुल बनना है। क्योंकि अगर आपकी हर फेलियर के बाद आपकी स्ट्रैटेजी बेटर होती जाती है, अगर हर सेटबैक के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग डीपर होती जाती है, अगर हर रिजेक्शन के बाद आपका कॉन्फिडेंस आउटकम से हटकर प्रोसेस पर आने लगता है, तो फेलियर धीरे धीरे आपकी एनिमी नहीं रहती, वो आपकी टीचर बन जाती है। अब एक मोमेंट के लिए अपने उस फेलियर के बारे में सोचिए जिसे आप आज भी अपनी सबसे बड़ी हार मानते हैं। शायद आपने उसे हमेशा एक नेगेटिव चैप्टर की तरह देखा है, लेकिन आज उसे एक अलग एंगल से देखिए। पूछिए, उस फेलियर ने मुझे क्या सिखाया? मैं उसके बाद कैसे बदला? मैंने कौन सी मिस्टेक दोबारा नहीं की? मैंने कौन सी स्ट्रेंथ डेवलप की? और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वो फेलियर मेरी लाइफ में नहीं आया होता तो क्या मैं आज का इंसान होता? क्योंकि शायद maybe this failure didn't come into your life to tell you that you aren't good enough. Maybe it came to show you what you need to become. शायद आपका फ्यूचर सक्सेस आपकी करंट फेलियर के अंदर ही कहीं छिपा हुआ है, एक लेसन के रूप में, एक रियलाइजेशन के रूप में, एक न्यू स्ट्रैटेजी के रूप में, एक स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ योरसेल्फ के रूप में। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप उस लेसन को देखने के लिए तैयार हैं? इसलिए आज जब आप इस वीडियो के बाद अपनी लाइफ में वापस जाएं, तो उस एक चीज को याद कीजिए जिसे आप क्विट करने वाले हैं। वो गोल, वो बिजनेस, वो स्किल, वो हैबिट, वो ड्रीम। और खुद से बिल्कुल ऑनेस्टली पूछिए, एम आई क्विटिंग बिकॉज दिस ट्रूली इजंट माई पाथ, और बिकॉज द पाथ फाइनली बिकेम डिफिकल्ट? इस सवाल का आंसर तुरंत मत दीजिए, थोड़ा सोचिए, क्योंकि अगर आपका रास्ता सच में गलत है तो डायरेक्शन बदलना वीकनेस नहीं है। लेकिन अगर आपका रास्ता सही है और आप सिर्फ डिफिकल्टी से डरकर क्विट कर रहे हैं, तो शायद आपको डेस्टिनेशन छोड़ने की जरूरत नहीं है। शायद आपको सिर्फ एक बेहतर स्ट्रैटेजी चाहिए, एक बेहतर सिस्टम चाहिए, थोड़ा ज्यादा पेशेंस चाहिए, और एक बार फिर उठने का डिसीजन चाहिए। क्योंकि आपकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। एक फेल्ड चैप्टर पूरी बुक नहीं होती, एक बैड सीजन पूरी लाइफ नहीं होती, एक रिजेक्शन आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, एक लॉस आपकी वर्थ डिसाइड नहीं करता, और एक फेलियर आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है। तो याद रखिए, फॉल टू रिफ्लेक्ट, टू लर्न, टू अडेप्ट, टू राइज। गिरिए, लेकिन वही मत रहिए। रिफ्लेक्ट कीजिए, लर्न कीजिए, अडेप्ट कीजिए, और फिर उठिए। क्योंकि शायद आपकी अगली कोशिश सिर्फ एक और अटेम्प्ट नहीं होगी, शायद वही अटेम्प्ट आपको उस वर्जन के करीब ले जाएगी जिसके लिए आप इतने समय से हार्ड वर्क कर रहे हैं। और अंत में बस एक बात, फेलियर का मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो गए। कई बार इसका मतलब होता है अब आप पहले जैसे नहीं रहे, और शायद
यही आपकी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत है। तो अगर इस पूरी जर्नी को सिर्फ एक सेंटेंस में समझना हो तो वो सेंटेंस होगा, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, फेलियर इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट क्रिएट्स सक्सेस। हम अक्सर सक्सेस को डेस्टिनेशन की तरह देखते हैं और फेलियर को ऐसा रास्ता समझते हैं जिससे हमें बचना चाहिए। लेकिन अब तक हमने देखा कि रियलिटी थोड़ी अलग है। फेलियर इसलिए पेनफुल होता है क्योंकि हमारा ब्रेन रिजेक्शन, लॉस, एम्बैरसमेंट और अनसर्टेनिटी को सीरियसली लेता है। एक छोटी फेलियर भी हमें ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि शायद हम कैपेबल नहीं हैं। लेकिन यही सबसे पहला माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। आई फेल्ड का मतलब आई एम अ फेलियर नहीं है। एक एग्जाम का रिजल्ट आपकी इंटेलिजेंस नहीं है। एक रिजेक्टेड एप्लीकेशन आपकी पोटेंशियल नहीं है। एक बिजनेस का बंद होना आपकी पूरी एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी नहीं है। एक ट्रेडिंग लॉस आपकी पूरी कैपेबिलिटी नहीं है। और एक फेल्ड यूट्यूब वीडियो आपकी क्रिएटिविटी का फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। फेलियर एक इवेंट है, आपकी आइडेंटिटी नहीं। फिर हमने फेलियर का दूसरा साइड देखा। फेलियर सिर्फ दर्द नहीं देता, वो इंफॉर्मेशन भी देता है। वो बता सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत थी, प्रेपरेशन कम थी, टाइमिंग सही नहीं थी, अजम्पशन गलत थी या एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम थी। इसलिए अगली बार जब कुछ फेल हो तो सिर्फ ये मत पूछिए व्हाई मी, पूछिए व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस। क्योंकि पहला क्वेश्चन ब्लेम खोजता है, दूसरा क्वेश्चन कंट्रोल खोजता है और ग्रोथ हमेशा वही शुरू होती है जहां आप कंट्रोल वाली चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं। फिर हमने एक सिंपल लेकिन पावरफुल लूप समझा, फेल टू लर्न टू अडेप्ट टू रिपीट। यही डिफरेंस है फेलियर और ग्रोथ के बीच। अगर आप फेल हुए और वही मिस्टेक दोबारा करते रहे तो फेलियर सिर्फ पेन बनकर रह गया। लेकिन अगर आपने मिस्टेक को एनालाइज किया, लेसन निकाला, स्ट्रैटेजी बदली और फिर अटेम्प्ट किया तो वही फेलियर एक्सपीरियंस बन गया। और एक्सपीरियंस धीरे धीरे बेटर जजमेंट में बदलता है। हमने ये भी देखा कि सक्सेसफुल लोग फेलियर फ्री नहीं होते, वे सिर्फ फेलियर को टॉलरेट करने और उससे सीखने में बेहतर होते हैं। मोर अटेम्प्ट्स टू मोर फीडबैक टू बेटर डिसीजंस टू बेटर रिजल्ट्स। लेकिन सिर्फ ज्यादा फेल करना सक्सेस की गारंटी नहीं है। लर्निंग फ्रॉम फेलियर इज व्हाट मैटर्स। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज आया, क्विटिंग टू अर्ली। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हम फेल हुए, प्रॉब्लम ये होती है कि हम सीखने से पहले ही रुक गए। इसलिए याद रखिए, दिस इज हार्ड का मतलब दिस इज इम्पॉसिबल नहीं होता। आपको डेस्टिनेशन हमेशा नहीं बदलना पड़ता। कई बार सिर्फ स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है, कभी टाइमलाइन बदलनी पड़ती है, कभी सिस्टम बदलना पड़ता है। और यही एडवांस्ड ग्रोथ है। एक्सपेरिमेंट, मेजर, एनालाइज, एडजस्ट, रिपीट। आप अपने गोल्स को एक्सपेरिमेंट्स की तरह देखना शुरू करते हैं। आप छोटी कोशिश करते हैं, फीडबैक लेते हैं, डेटा देखते हैं, फिर इंप्रूव करते हैं और यही प्रोसेस आपको धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर बनाती है। अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको पता है कि आप हमेशा जीतेंगे। रियल कॉन्फिडेंस ये है कि आपको भरोसा है, अगर मैं फेल भी हुआ तो मैं फिगर आउट कर लूंगा कि नेक्स्ट क्या करना है। यही अनस्टॉपेबल माइंडसेट है। इसलिए अगर आज आपकी लाइफ में कोई फेलियर चल रहा है तो शायद आपको सिर्फ मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, शायद आपको पर्सपेक्टिव की जरूरत है। शायद आपको ये समझने की जरूरत है कि एक बैड चैप्टर पूरी स्टोरी नहीं होती, एक रिजेक्शन आपका फ्यूचर नहीं है, एक लॉस आपकी वर्थ नहीं है और एक फेलियर आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है। याद रखिए, फॉल टू रिफ्लेक्ट टू लर्न टू अडेप्ट टू राइज। गिरिए, रुकिए, समझिए, सीखिए, अपनी स्ट्रैटेजी बदलिए और फिर उठिए। क्योंकि हो सकता है कि आपकी करंट फेलियर के अंदर ही आपकी फ्यूचर सक्सेस का कोई ऐसा लेसन छिपा हो जिसे सक्सेस कभी आपको सिखा ही नहीं सकती थी। और इसलिए अगली बार जब आपका मन कहे मे बी आई शुड गिव अप, एक बार रुककर खुद से पूछिए, एम आई क्विटिंग बिकॉज दिस ट्रूली इजंट माई पाथ और बिकॉज द पाथ फाइनली बिकेम डिफिकल्ट। शायद इस एक सवाल का ऑनेस्ट आंसर आपकी पूरी डायरेक्शन बदल दे। क्योंकि आखिरकार सक्सेस का मतलब कभी फेल न होना नहीं है। सक्सेस का मतलब है हर फेलियर के बाद पहले से थोड़ा वाइसर, थोड़ा स्ट्रॉन्गर और थोड़ा बेटर होकर वापस आना। और शायद यही रियल मीनिंग ऑफ फेलियर है। फेलियर आपको रोकने नहीं आया, कई बार फेलियर आपको तैयार करने आया है।